जूल थॉमसन इफेक्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है। कि अगर हम कोई वाटर बाथ लेते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे वाटर बाथ है, तो वाटर बाथ का एक कांस्टेंट टेम्परेचर हम रखते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो दो इंसुलेटर हम साइड में ले लेते हैं और एक ट्यूब ले लेते हैं और इस ट्यूब के अंदर हम कोई गैस रखते हैं और यहाँ से हम जो है कंप्रेसर ले लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर की हेल्प से हम एक तरह से ये जो गैस है यहाँ पे ये जो पोर्स प्लग होता है, पोर्स प्लग में से पास कर सकते हैं। तो पोर्स प्लग हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें पोर्स होते हैं और उन पोर्स में से गैस आपकी तभी पास हो सकती है अगर आप प्रेशर के साथ गैस को वहां पे मतलब उस गैस पे प्रेशर के साथ उस पे डालते हैं। तो जब आप प्रेशर के साथ गैस इसमें डालेंगे तो गैस पास होके आपकी दूसरी साइड को चली जाती है, जो कि हमारे पास यहाँ पे ओपन है। तो मतलब क्या हुआ कि गैस यहाँ पे एक तरह से एक्सपेंड हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जो इस पोर्शन में हमारे पास गैस है, तो एक स्पाइरल सी पाइप हमने यहाँ पे रखी होती है और इस स्पाइरल पाइप से जो गैस है वो आपकी इस पोर्शन में जाती है और फिर इस पोर्स प्लग को क्रॉस करती है। तो मतलब यहाँ तक गैस को हमें प्रेशराइज करना पड़ता है जाने के लिए, लेकिन जब पोर में से गैस जाती है तो जो गैस के मोलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, उनकी सेपरेशन हो जाती है और सेपरेशन होने से मतलब उनकी एक्सपेंशन हो जाती है, क्योंकि एक्सपेंशन भी हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ गैस, सेपरेशन ऑफ मोलिक्यूल। तो एक्सपैंड होने पे गैस के मोलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, उनकी सेपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पे पोर से जाने के बाद जो मोलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हमारे पास हो जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है, जो गैस पोर्स प्लग से पहले की है उसका प्रेशर हमारे पास P1 है, तो इस पोर्स प्लग के बाद जब ये चली जाएगी तो दूसरी साइड प्रेशर हमारा जो डिक्रीज हो जाएगा और वो प्रेशर हमारे पास जो P2 होगा, तो दूसरी साइड प्रेशर कम होगा क्योंकि गैस एक्सपेंड हो चुकी है। और जब गैस एक्सपेंड हो जाती है तो प्रेशर हमारे पास जो है कम हो जाता है। तो आपने देखा ही हुआ है कि हमारे पास जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होता है तो उस केस में यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर कम हो जाता है, मतलब गैस एक्सपेंड होगी तो प्रेशर हमारे पास जो है घट जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो P2 है दैट विल बी लेस देन P1। तो P1 हमारे पास जो है ज्यादा होगा, P1 हमारे पास जो कम होगा। और टेम्परेचर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम एक थर्मामीटर यहाँ पे लगा देते हैं, तो उससे हम टेम्परेचर T1 नोट करते हैं और एक थर्मामीटर हम यहाँ पे लगा देते हैं जिससे हम टेम्परेचर T2 नोट करते हैं। तो दो थर्मामीटर हम यहाँ पे यूज करते हैं। और ये थर्मामीटर ऐसे नहीं है कि ये हमारे पास इस वाटर का टेम्परेचर नोट करेंगे, ये हम इस तरह से लगाते हैं कि अंदर का टेम्परेचर हम नोट करें, सिर्फ अंदर का टेम्परेचर। यहाँ पे जो थर्मामीटर का एंड पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास मरकरी होता है वो वाला पोर्शन हम अंदर रखेंगे, क्योंकि हम गैस का टेम्परेचर देख रहे हैं जो यहाँ पे गैस है। तो इसलिए जो पोर्स प्लग के नीचे यहाँ वाली गैस है उसका टेम्परेचर हमारे पास जो है ज्यादा होता है, और जब ये गैस पोर्स प्लग के बाद ऊपर को जाती है तो एक्सपैंड हो जाती है, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाता है। तो इसी को ही हम जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं कि जब गैस पोर्स प्लग में से पास करती है तो पास करने के बाद वो एक्सपैंड हो जाती है, तो एक्सपैंड होने पे उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास जो है कम यहाँ पे हो जाता है। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली भी आगे इसमें जो है देखेंगे। तो बोलता है कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उसके रिजल्ट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसके रिजल्ट्स हमारे पास जो है क्या क्या थे, वो क्या क्या हमने यहाँ पे देखे। तो इसमें पहला रिजल्ट है कि हमारे पास एक्सेप्ट हाइड्रोजन अदर गैसेस शो कूलिंग, अदर गैसेस शो कूलिंग। बोलते हैं हाइड्रोजन के अलावा कोई भी गैस आप यहाँ पे लेते हैं, इस यहाँ से इसके अंदर कोई भी गैस लेते हैं और उस गैस को पोर्स प्लग में से पास करते हैं, तो सभी गैसेस में हमें लगभग कूलिंग देखने को मिलती है। तो कूलिंग देखने को मिलती है,
बोलता है ऐसा क्यों होता है हाइड्रोजन के केस में, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है। इन्होंने बुक में नहीं दिया हुआ है, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी गैसेस में कूलिंग होती है। बोलता है हाइड्रोजन में कूलिंग नहीं हम कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसका इन्वर्जन टेम्परेचर काफी कम होता है, जिसको अटेन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन अदर गैसेस शो कूलिंग। तो ये हम पहला रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू दी P1 माइनस P2, कि जो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन इस गैस पोर्स प्लग में से जाने के बाद टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर हम कैसे देखते हैं? जो पहला टेम्परेचर है माइनस दूसरा टेम्परेचर है, और उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टी। मतलब इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T1 था और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास जो T2 था। तो डेल्टा टी इज T1 माइनस T2, तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 माइनस P2। तो बोलता है कि जितना ज्यादा ये प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास गैस का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद प्रेशर हमारे पास जो कम हो जाएगा। तो बोलता है जितनी ज्यादा गैस एक्सपेंड होगी या जितना ज्यादा उसका प्रेशर घटेगा गैस का, उतना ही कूलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द प्रेशर डिफरेंस एंड दैट प्रेशर इज बिफोर द एक्सपेंशन एंड आफ्टर द एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन से पहले जो प्रेशर था माइनस जो एक्सपेंशन के बाद प्रेशर हुआ, इन दोनों का डिफरेंस जितना होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा हमें टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्रेशर पे भी डिपेंड होता है कि प्रेशर डिफरेंस कितना है। एक्सपेंशन से पहले और एक्सपेंशन के बाद प्रेशर डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वहां पे आपको यहाँ पे ज्यादा कूलिंग देखने को मिलेगी। अगर ये प्रेशर डिफरेंस हमारे पास कम होगा तो कूलिंग भी हमें कम देखने को मिलेगी। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा ही नहीं, आप खुद सोच सकते हैं, मतलब पोर्स प्लग है नहीं, तो पोर्स प्लग होगा ही नहीं तो प्रेशर बराबर होगा तो टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कूलिंग होगी या नहीं होगी हमारे पास। और तीसरा हमने पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। तो बोलता है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के बाद हमारे पास जो है आपका जो कूलिंग इफेक्ट है वो डिसअपियर हो जाता है। कूलिंग इफेक्ट डिसअपियर्स, मतलब कूलिंग नहीं होती। कि अगर हमने कोई गैस ली हुई है और उस गैस का टेम्परेचर जो है इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, तब तो कूलिंग होगी। लेकिन अगर इस गैस का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर के ज्यादा है तो तब कूलिंग नहीं हमारे पास होती, तब वहां पे हमें हीटिंग देखने को मिलती है। तो हम क्या बोलते हैं कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज नोन एज द टेम्परेचर ऑफ द इन्वर्जन, कूलिंग इफेक्ट डिसअपियर। एबव दिस टेम्परेचर हीटिंग इज ऑब्जर्व्ड। तो उसके बाद हीटिंग आपकी शुरू हो जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो जो आपने यहाँ पे गैस ली हुई है उसका टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वो कूलिंग बता रही है कि कूलिंग हो रही है। इसका मतलब कि टेम्परेचर जो इस गैस का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है। लेकिन मैं इसको बढ़ा के कर देता हूँ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो सकता है कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो मान लो 27 डिग्री है। तो अब जो 35 डिग्री टेम्परेचर है वो 27 डिग्री जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा है। तो इसलिए अब आपके पास कूलिंग के बजाय गैस में हीटिंग होगी जब हम उसको पोर्स प्लग में से पास करेंगे। तो पोर्स प्लग में से जब हम गैस पास करेंगे, अब यहाँ पे कूलिंग नहीं होगी, अब इसमें हीटिंग होगी, क्योंकि गैस का जो टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे ली हुई है, इनिशियल गैस का टेम्परेचर जो है वो आपका इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है। तो अगर गैस का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो तब कूलिंग नहीं होगी, तब हीटिंग होगी। लेकिन अगर गैस का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होगा तब कूलिंग हमें देखने को मिलती है। तो एक कंडीशन भी हमारे पास होती है
कि जो गैस आप लेते हैं इनिशियली, जो पोर्स प्लग से नीचे वाली गैस है, उसका जो टेम्परेचर है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होना चाहिए। इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होगा तभी हमें जूल थॉम्सन इफेक्ट देखने को वहां पे मिलेगा, मतलब कि कूलिंग हमें वहां पे देखने को मिलेगी। तो ये 3 रिजल्ट्स हमारे पास हैं जो आपको जब आप जूल थॉम्सन इफेक्ट डिस्कस करेंगे तो तीनों आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। भले ही आप डायग्राम बनाओ उसके बाद छोड़ दो, लेकिन ये 3 चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी जब पेपर में जूल थॉम्सन इफेक्ट आपका जो है पूछा जाएगा। अब हम इसके बाद करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ जूल थॉम्सन इफेक्ट। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ जूल थॉम्सन इफेक्ट, मतलब मैथमेटिकली हम इसकी स्टडी करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो आपका कम हो जाता है जब हम जूल थॉम्सन इफेक्ट को करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायग्राम अब डिफरेंट बनाएंगे। वो तो थी जूल और थॉम्सन की जो डायग्राम थी उन्होंने किस तरह से किया, लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे वो हम थोड़ी सी डिफरेंट बनाएंगे। तो बोलता है हमने क्या करना है कि लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर फिटेड विद 2 पिस्टन्स। तो इस तरह से ये हमने एक सिलेंडर लेना है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर के बोलता है यहाँ पे हमने एक पिस्टन लेना है और वो पिस्टन आपका जो इंसुलेटर यहाँ पे रहेगा। ये हमारे पास एक पिस्टन है, इस पिस्टन को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं और बीच में लगभग इसके बीच में आपने यहाँ पे पोर्स प्लग लेना है। तो यहाँ पे हम ये जो लेंगे ये हमारे पास यहाँ पे पोर्स प्लग है, पोर्स प्लग है और पोर्स प्लग के साथ में ही हमने यहाँ पे एक और पिस्टन लेना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक और पिस्टन है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक और पिस्टन है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है ये पिस्टन 1 है, इसको आप P1 भी लिख सकते हैं, तो बुक में P1 लिखा हुआ है। और ये जो हमारे पास पिस्टन है ये आपका पिस्टन 2 है, जिसको बुक में P2 लिखा हुआ है। और ये जो पिस्टन होते हैं ये हम इंसुलेटर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो इसकी बाउंड्री है आपके सिलेंडर की, ये भी हमारे पास जो है आइसोलेटेड है, ये भी हमारे पास आइसोलेटेड है। तो इसको भी आप इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमने 2 पिस्टन लिए, ऐसा नहीं ये जो बीच में पोर्स प्लग लगाया हुआ है, पोर्स प्लग के साथ में ही पिस्टन है, स्पेस नहीं है दोनों के बीच में, इकट्ठा कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है ये। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि हमने इसको बिल्कुल इसके साथ जैसे बांध दिया है। तो ये पोर्स प्लग अलग है, पिस्टन अलग है, लेकिन हमने ऐसे चिपका दिया जैसे दीवार के साथ आपने कोई चीज ऐसे लगा के सीधी चिपका, मतलब अटैच कर दी उसके साथ, पर फिक्स नहीं किया उसको, वो मूव कर सकता है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम 1 मोल ऑफ गैस ले लेते हैं, यहाँ पे इस पोर्शन में हम 1 मोल ऑफ गैस यहाँ पे डाल देते हैं। और ये गैस कोई भी हमारे पास हो सकती है जिसमें कि हमने जूल थॉम्सन इफेक्ट देखना है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हम इस पिस्टन को धक्का देंगे तो क्या होगा। इस पिस्टन को धक्का देंगे तो ये जो गैस है इस साइड, ये दूसरी साइड को जाने की कोशिश करेगी। क्योंकि यहाँ पे पोर्स प्लग है और पोर्स प्लग में जब आप उसको फोर्स करते हैं तो पोर्स प्लग में से वो गैस आपकी पास हो जाएगी, उसके मोलिक्यूल जो है दूसरी साइड चले जाएंगे और वो मोलिक्यूल दूसरी साइड जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ये जो पिस्टन है इसको भी धक्का देंगे। तो इसलिए ये जो पिस्टन है ये यहाँ से बजाय आपका धक्का देते देते हो सकता है कि यहाँ पे पहुंच जाए। ये जो पिस्टन है ये धक्का देते देते आपका जो यहाँ पे पहुंच जाए, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास इस केस में आपका P2 डैश है, मतलब जो पिस्टन 2 था वो अब आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा धक्का देने पे। और ये जो पिस्टन है
जब आप इसको धक्का देंगे तो लास्ट ऑफ कहां तक जाएगा, सिर्फ यहां तक। ये पिस्टन आपका यहां तक पहुंचेगा, सिर्फ यहीं तक पहुंचेगा ये पिस्टन, और इसको हम उस केस में P1 डैश बोल देंगे, और ये हमारे पास P1 है। और इसी तरह से ये हमारे पास यहाँ पे P2 है और ये P2 डैश है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमने सिर्फ इसको ही धक्का दिया, इसको धक्का दिया और यहां तक पहुंचाया, इस पिस्टन को धक्का दिया और यहां तक पहुंचाया, लेकिन ये जो गैस है ये क्या करेगी, इस पिस्टन को धक्का देगी और यहां तक ले जाएगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अब आपके पास एक डब्बा है सिलेंडर की तरह, दोनों साइड आप उसके, जैसे आपकी सिरिंज होती है, सिरिंज को आप एक साइड से धक्का देते तो क्या होता है, एयर आगे को पास करती है, दूसरी साइड निकलती है वो। अब दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड भी आपने एक पिस्टन वैसा ही लगा दिया है, जैसे आप सिरिंज अंदर डालते हैं तो दूसरी साइड भी वैसा ही है, तो क्या होगा, वो दूसरी साइड का बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर है, और ऐसा है नहीं कि आपने वो दवाई तो एयर खत्म हो जाएगी, ये आपने इंसुलेटर रखा हुआ है, मतलब जो एयर है वो उससे बाहर नहीं निकलेगी। तो जब आप इसको प्रेशराइज करेंगे तो ये वाला पिस्टन आगे को चला जाएगा, मतलब एयर इधर से निकलेगी और इधर को चली जाएगी, इधर से एयर निकल के इस पोर्शन में चली जाएगी और ये पिस्टन इसके साथ चिपक जाएगा। यहाँ पे जाके जो हमारे पास पोर्स प्लग है, तो ये बीच में पोर्स प्लग भी है, तो पिस्टन पोर्स प्लग के साथ लग जाएगा, और जो पहले पिस्टन यहाँ पे पोर्स प्लग के साथ शुरू में लगा था वो अब आगे को चला जाएगा। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जूल थॉम्सन इफेक्ट है वो क्या होता है कि जब हम पोर्स प्लग में से गैस पास करते हैं तो वो ठंडी होती है, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। इधर हमने 1 मोल गैस ली थी, उसको हमने पोर्स प्लग से पास किया और दूसरी साइड को चली गई। अब हमने इसका टेम्परेचर यहाँ पे देखना है कि गैस क्या सच में आपकी कूल होती है। तो बोलता है मान लो जब गैस आपकी इस साइड थी तो गैस का प्रेशर था P1 और यहाँ पे वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। तो इनिशियली जब पिस्टन 1 और पिस्टन 2 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे थे कि पिस्टन 1 यहाँ पे था और पिस्टन 2 आपके पास इसके साथ में पोर्स प्लग के साथ में अटैच था, तो उस केस में हमारे पास गैस का प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, तो वॉल्यूम बना है हमारे पास सारा, और टेम्परेचर था T1। और ये हम कैसे नोट करते हैं, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नोट करते हैं, वॉल्यूम आप वैसे ही नाप सकते हो कितना है, और प्रेशर हम मैनोमीटर से या बैरोमीटर से नोट करते हैं। तो इसलिए मान लो कि हमारे पास P1, V1 एंड T1 आर द इनिशियल टेम्परेचर बिफोर द एक्सपेंशन ऑफ द गैस। लेकिन इस साइड का जो टेम्परेचर हमारे पास फाइनल था बनेगा, वो हमारे पास बनेगा P2, V2, T2। कि जब ये गैस आपके पास, ये पिस्टन आपका यहाँ पे चला गया और पिस्टन आपका इधर को चला गया, तो उस केस में हमारे पास जो प्रेशर है वो आपका P2 है, V2 है और T2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और इस साइड फोर्स प्लग से पास करने के बाद गैस का प्रेशर चेंज हो जाएगा। मान लो वो P2 होता है और ये हमारे पास V2 होता है और ये T2 होता है, तो V2 क्यों होगा, V1 के बराबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि गैस तो हमारे पास उतनी ही गई। तो हमारे पास हो सकता है कि कुछ लीकेज गैस की हो जाए यहाँ पे और वॉल्यूम में हमारे पास थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिले, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर V1 नहीं लिखते, इसको हम V2 यहाँ पे कर देते हैं। और टेम्परेचर तो चेंज होता ही है, टेम्परेचर तो दूसरी साइड में चेंज होगा ही, क्योंकि ये जूल थॉम्सन इफेक्ट है और जूल थॉम्सन इफेक्ट में टेम्परेचर दूसरी साइड को हमारे पास जो है यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो पहले ये पिस्टन P1 था और इधर को पिस्टन P2 था, लेकिन जब आपने इसको यहाँ लेके गए तो हमने बोला कि नाउ पिस्टन P1 इज P1 डैश, वैसे ही हमने इनको सेपरेट किया और यहाँ से पिस्टन आपका यहाँ पे पहुंचा, तो अब हमने बोला कि ये अपने P2 डैश पोजीशन पे यहाँ पे जो है पहुंच गया। और साथ में हम क्या बोलते हैं कि मान लो इस पिस्टन P1 ने डिस्टेंस किया कवर X यहाँ से लेकर के पोर्स प्लग तक, तो जब वो इनिशियल पोजीशन पे था तो हमने उसको प्रेस ऐसे दबाया और यहाँ तक पहुंचाया, तो मान लो उसने डिस्टेंस जो कवर किया वो डिस्टेंस था हमारे पास X। और ये जो हमारे पास सेकंड पिस्टन था ये था हमारे पास यहाँ पे, सेकंड पिस्टन था हमारे पास यहाँ पे,
और ये पिस्टन यहां से गया और ये मान लो यहां पे पहुंचा, जो कि डिस्टेंस हो गया आपका y। ये पिस्टन यहां से आपने इसको यहां तक फोर्स प्लग तक लेके गए और इसने डिस्टेंस कवर किया मान लो x। और जो दूसरा पिस्टन था वो फोर्स प्लग के साथ पहले चिपका हुआ था, लेकिन वो फिर मूव किया उसने और वो पहुंचा यहां तक, मान लो उसने डिस्टेंस कवर किया y। ये हम यहाँ पे दो चीजें ले लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट पिस्टन इज x एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड पिस्टन दैट इज y। तो यहां से हमने जैसे इसको यहां पे पहुंचाया डिस्टेंस x, और ये इस गैस की वजह से यहां पहुंच गया, मान लो वो पहुंचा डिस्टेंस y। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम चीजें अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे इतनी कर। और हम एक और चीज अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ये जो पिस्टन है इसका एरिया A है, ये जो पिस्टन है इसका एरिया हमारे पास A है, ये इज द एरिया ऑफ द पिस्टन। लेकिन बुक में इन्होंने पिस्टन लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि लेट A बी द एरिया, लेकिन एरिया किसका है? पिस्टन का एरिया है। और पिस्टन होता है वैसे गोल या स्क्वायर में। आपने देखा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसको ढक्कन लगा देते हो, ढक्कन कैसा बनेगा? गोल, इस तरह का। तो ये हमारे पास गोल होगा। मान लो इसका जो एरिया है पिस्टन का, तो ऐसे हमारे पास गोल है, तो उसका आगे वाला एरिया हम यहाँ पे देखेंगे। तो मान लो इसका एरिया हमारे पास ये है, तो इस पिस्टन का एरिया भी हमारे पास उतना ही होगा, ये ही इसका एरिया भी हमारे पास उतना ही होगा। तो एरिया पिस्टन का हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि ये सिलेंडर है और सिलेंडर का जो डायमीटर है वो हमारे पास सेम रहेगा हर जगह। तो इसलिए पिस्टन का एरिया हमारे पास ये ही यहाँ पे हम लेंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम रहेगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं? x इंटू ए। इसका वॉल्यूम अगर आपने निकालना है इस पोर्शन का, तो हम कैसे निकालेंगे? इसकी लेंथ इंटू इट्स एरिया। लेंथ इंटू एरिया होता है हमारे पास वॉल्यूम। तो इस साइड भी हमने अगर ये जो पोर्शन है इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है तो किसके बराबर होगा? लेंथ इंटू एरिया। लेकिन इस पोर्शन की लेंथ हमारे पास यहां से यहां कितनी है? x। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना होगा? x इंटू ए। और इसकी हमने अगर वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा? y इंटू ए। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी जो एरिया वॉल्यूम है वो निकाल सकते हैं दोनों पोर्शन का, लेफ्ट साइड का वॉल्यूम भी और राइट साइड का वॉल्यूम भी। तो फिर हम इसमें हम क्या करते हैं नेक्स्ट कि वर्क डन ऑन द गैस बाय पिस्टन P1। अब आप पिस्टन P1 को धक्का दे रहे हैं तो पिस्टन P1 जो है गैस के ऊपर काम कर रहा है, वर्क डन ऑन द गैस। तो वो हमारे पास कितना यहाँ पे बनेगा उसको हम बोलेंगे W1, और वो W1 हमारे पास होगा यहाँ पे माइनस P1 A इंटू एक्स। आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है AX। अभी मैंने बताया कि एरिया इंटू डिस्टेंस इज नोन एज द वॉल्यूम। तो इसलिए W1 हमारे पास होगा माइनस P1 V1। तो जब आपने पिस्टन को यहां से यहां तक लेके गए तो उस केस में वर्क डन हमारे पास कितना हुआ? वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम क्या है? गैस। मतलब आपने गैस को प्रेशराइज किया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू P1 इंटू V1, क्योंकि V1 इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड a। तो इसलिए हमारे पास माइनस P1 V1 हमारे पास बनेगा, मतलब कि a और x की मल्टीप्लिकेशन मान लो वो हमारे पास कितनी है? V1। तो इस तरह से हमारे पास वर्क डन, आपको पता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिया यहाँ पे। वर्क अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, इसलिए मैंने इसको माइनस P1 V1 लिया। और उसी तरह से हम दूसरी साइड भी बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन 2। अब आपने गैस के ऊपर काम किया
लेकिन गैस ने आगे भी काम किया। गैस ने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर काम किया, इस गैस ने इसको धकेला। तो मतलब जो दूसरा पिस्टन है उसके ऊपर गैस काम कर रही है। यहां पे क्या था कि ये पिस्टन P1 गैस के ऊपर काम कर रहा था, वर्क डन ऑन द सिस्टम। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये जो गैस है, जो कि सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये सिस्टम इस सेकंड पिस्टन के ऊपर काम करती है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अब वर्क डन बाय द सिस्टम पिस्टन 2 पे हमारे पास होगा, और वो हमारे पास कितना होगा, W2। और वो W2 हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे P2AY, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम अगेन। लेकिन यहाँ पे प्रेशर है आपका इस साइड P2, और एरिया हमारे पास है A, और डिस्टेंस इसने कितना कवर किया यहाँ तक, वो किया Y। तो इसलिए A और Y हमारे पास होता है वॉल्यूम, जो कि दूसरी साइड का वॉल्यूम होगा। इसलिए हम इसको लिखेंगे W2 P2 इंटू V2। तो ये हमारे पास दो वर्क डन आपके जो हमने प्रोसेस करवाया, ये दो वर्क डन हमारे पास यहाँ पे आए। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव हमारे पास होता है। तो इस पिस्टन ने सिस्टम के ऊपर काम किया, लेकिन इस सिस्टम ने इस पिस्टन के ऊपर काम किया। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसलिए यहाँ पे ये W1 और W2 हमारे पास यहाँ पे आपके आए। तो टोटल वर्क डन अगर हम इस केस में देखें, जो प्रोसेस हमने करवाया यहाँ पे, तो टोटल वर्क डन अगर हम बात करें, तो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन को हम यहाँ पे मान लो डेल्टा W से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों का सम वो हमारे पास होगा। तो इन दोनों का सम जब आप करेंगे तो वो हमारे पास होगा P2V2 माइनस P1V1। टोटल वर्क डन विल द सम ऑफ द टोटल वर्क। तो इस पिस्टन ने काम किया इतना, और इस गैस ने काम किया इतना, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो ये माइनस है प्लस है, तो प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया और माइनस वाला मैंने बाद में यहाँ पे लिखा। तो टोटल वर्क डन W2 विल बी इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1। तो इस तरह से हमारे पास जो है इस प्रोसेस में टोटल वर्क डन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक मतलब हमारे पास जो हमने चीजें अज्यूम की और जो हमने मैथमेटिकली देखा, वो हमारे पास जो डेल्टा W की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास जो है मैथमेटिक्स रहेगा आपका, लेकिन ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। फिर हम इसके बाद लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या बोलता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू DU प्लस या डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो कई बार हम इनकी नोटेशन अलग अलग दे देते हैं। इसको हम स्मॉल डेल्टा क्यू भी लिखते हैं और इसको हम DU भी लिखते हैं, लेकिन होता उसका मतलब चेंज ही नहीं है। तो चेंज इन हीट मतलब हीट सप्लाई टू ए सिस्टम इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क इज डन बाय दैट सिस्टम। तो ये हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बोलता है कि ये जो सिस्टम हमने लिया हुआ है, ये इसमें हम एक एडियाबैटिक प्रोसेस करवा रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, सिंस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। अब ये एडियाबैटिक कैसे हो गया सिस्टम, ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये हमने इंसुलेटर के अंदर इसको रखा हुआ है, इंसुलेटर के अंदर। और इंसुलेटर क्या करता है, ना तो हीट बाहर से आने देता है, ना तो अंदर की हीट बाहर को जाने देता है। तो इसलिए ये प्रोसेस हमारे पास जो एडियाबैटिक है। आपने पिस्टन को भी इंसुलेटेड बनाया, जो सिलेंडर है उसकी वाल्स को भी इंसुलेटेड बनाया। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंसुलेटेड सिस्टम के इंसुलेटेड मटेरियल के अंदर ही हमारे पास हो रहा है। तो इसलिए प्रोसेस हमारे पास जो एडियाबैटिक है। और जो प्रोसेस एडियाबैटिक होता है उसके केस में जो डेल्टा क्यू होता है वो 0 होता है, मतलब देयर इज नो चेंज इन हीट। ना तो हीट बाहर से आ सकती है, ना तो हीट अंदर से बाहर को जा सकती है। तो इसलिए डेल्टा क्यू इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0।
तो अगर ये 0 हुआ हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम क्या बोलेंगे, सो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये इस तरह से यहां पे हमारे पास बनेगा। और बोलता है कि इफ U1 इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी एंड U2 विद द फाइनल इंटरनल एनर्जी, देन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी विल बी गिवन बाय। बोलता है कि ये तो हमारे पास होगी एक इक्वेशन, लेकिन ये जो हम प्रोसेस करवा रहे हैं, अगर इस प्रोसेस में हमारे पास U1 इनिशियल इंटरनल एनर्जी है और U2 हमारे पास जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है, तो यहाँ पे हमें डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी देखने को मिलता है। ये कैसे हमारे पास होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन रहता है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी भी घटेगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि इस साइड का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस साइड का टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, घट रहा है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम होगी हमारे पास। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि देयर विल बी डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। डिक्रीज के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो U1 इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी और वो ज्यादा होगी, और U2 इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी, मतलब दूसरी साइड की इंटरनल एनर्जी हमारे पास U2 है और इस साइड की इंटरनल एनर्जी हमारे पास U1 है। तो जो दोनों का डिफरेंस है हमारे पास, दैट विल शो अस द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे इतना डिक्रीज इंटरनल एनर्जी हमारे पास होगा। और अगर हम यहाँ पे डेल्टा U लिखना है तो उसको हम U2 माइनस U1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो माइनस साइन हमने यहाँ से हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड माइनस ले जाएंगे, तो दूसरी साइड U2 पॉजिटिव बन गया और U1 हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव बन गया। और टोटल वर्क डन हमने यहाँ पे निकाला हुआ है डेल्टा W। डेल्टा W हमने यहाँ पे निकाला था, डेल्टा U यहाँ पे निकाला, तो इन दोनों की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, U2 माइनस U1 प्लस डेल्टा W। डेल्टा W हमारे पास क्या है, P2 V2 माइनस P1 V1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे बना। तो ये क्या है, ये है डेल्टा U, और ये क्या है, ये है डेल्टा W। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U प्लस डेल्टा W इक्वल टू 0 हमारे पास होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा W की वैल्यू भी पुट की, डेल्टा U की वैल्यू भी पुट की, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। और इसको हम अब इस तरह से भी लिख सकते हैं कि U2 प्लस P2 V2 और माइनस U1 प्लस P1 V1 इक्वल टू 0। तो जो माइनस वाले हैं उनको अलग लिखा, जो प्लस वाले हैं उनको अलग लिखा। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारा जो है पोर्शन बना। तो यहाँ पे इसको हम दूसरी साइड ले जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ही बचा है, इसको हम दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं कि U2 प्लस P2 V2 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। मतलब जो माइनस वाला है उसको दूसरी साइड ले गए, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, U प्लस PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम क्या बोल रहे हैं कि U कैन बी U2, P कैन बी P2, V कैन बी V2, या U1 P1 V1। मतलब U, P और V की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, लेकिन इनका जो सम है या इनका ये जो रिलेशन है ये इक्वल ही रहेगा हमारे पास। मतलब U2 U1 हो सकता है, P2 P1 हो सकता है, U2 U1 V2 V1 हो सकता है, लेकिन इनका जो रिलेशन है प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई, बोलता है ये दोनों साइड हमारे पास इक्वल होती हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि U प्लस PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जैसे हमने पीछे भी एक किया था हमारे पास कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, हमने बोला था
कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है कि P इंटू V इक्वल टू कांस्टेंट। वहां भी हमने बोला था कि अगर P1 V1 के P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है तो इसका मतलब क्या है, PV कांस्टेंट होता है। मतलब P1 V1 P और V की मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। इनकी वैल्यू अलग अलग चेंज हो सकती है, P की वैल्यू चेंज हो सकती है, V की वैल्यू चेंज हो सकती है, P की वैल्यू P2 हो सकती है, V की वैल्यू V2 हो सकती है, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो वही चीज यहाँ पे भी हम फॉलो कर रहे हैं कि इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमेशा ही हमारे पास जो कांस्टेंट रहेगा। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी भी बोलते हैं, H। इसको हम एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है उसमें एंथैल्पी हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। जूल थॉमसन इफेक्ट में एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए हम इसको आइसो एंथैल्पी इफेक्ट भी बोलते हैं, आइसो एंथैल्पी इफेक्ट। क्योंकि जूल थॉमसन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें अभी हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए हम इसको आइसो एंथैल्पी इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका जो अलग नाम है, तो जूल थॉमसन इफेक्ट में एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। तो ये आगे, ये चीज आगे भी आपकी यूज होगी। तो ये इस तरह से हमारे पास थोड़ा सा इसके बारे में था। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि प्रूव दैट इन केस ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट।